नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी। सियासत इसी को कहते हैं कि कांग्रेस की चौधराहट खत्म करने के लिए जिस कार्यनीति को राम मनोहर लोहिया ने 1967 में विकसित किया था, उसे 1992 में नेताजी ने समाजवादी पार्टी का रूप दे दिया। इसके बाद नेताजी कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव की तूती बोलने लगी और फिर समाजवाद में भी पनप उठा वंशवाद। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे शक्तिशाली यादव परिवार के जिस चेहरे की बात करने जा रहे हैं, वो है उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जब कह दिया जिन्होंने अन्याय किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर जेल भी भेजना पड़ेगा अधिकारियों को तो जेल भी भेजेंगे। सरकार के बारे में सुन लीजिए मुख्यमंत्री, सीधी बात है कि आज चल रहा आजम था चापूसी का जमाना आपकी सरकार में जा रहा है। चापूसी से काम हो रहे सब। देश की राजनीति में नेहरू गांधी खानदान से भी एक बड़ा परिवार है, समाजवादी नेताजी का परिवार। लोकसभा और विधानसभा में इस परिवार के 6 सदस्य हैं। मुलायम परिवार के कुल 7 सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं, तो बाकी सदस्य राजनीति की दहलीज पर खड़े दस्तक दे रहे हैं। ये मुलायम सिंह यादव की सफलता ही कही जाएगी कि खेती किसानी करने वाले गांव के एक सामान्य परिवार को देश का एक बड़ा राजनीतिक परिवार बना दिया। सारे क्षेत्रीय पार्टी में परिवारवाद है और उसी धारा में समाजवादी पार्टी भी जा रही है और उसी धारा में समाजवादी पार्टी भी आगे बढ़ रही है। और वही चीज़ को अपनाते हुए मुलायम सिंह जी को भी लगा कि अखिलेश जी को आगे बढ़ाना चाहिए और उनका जो एक वजूद है राजनीति में, उस वजूद का अगर मतलब एक सही उत्तर अधिकारी अगर कोई है तो वो अखिलेश जी ही हो सकते हैं। और उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को आगे किया है। मुलायम किसान परिवार से हैं, सैफई उनका गांव है, लेकिन आज सैफई गांव नहीं है। अखिलेश का जन्म सैफई में हुआ, लेकिन अखिलेश किसान नहीं है। नेताजी के बच्चों की शिक्षा गाँव के स्कूल में भी नहीं हुई। अखिलेश की शुरुआती पढ़ाई धौलपुर राजस्थान के सैनिक स्कूल में हुई। मैसूर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में बीई और एमई किया। अखिलेश अपने पिता की तरह पहलवान नहीं थे और न ही उन्हें पहलवानी का शौक रहा। अखिलेश को फुटबॉल से लगाव है, हालांकि क्रिकेट भी वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन मैसूर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान क्रिकेट मैच खेलते वक्त नाक पर लेदर की गेंद लगने के बाद उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया। उनके पसंदीदा खिलाड़ी रोनाल्डो हैं और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद अखिलेश यादव ने ऑस्ट्रेलिया का रुख किया और सिडनी यूनिवर्सिटी पहुंच गए। अखिलेश यहां पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई के लिए गए थे। ऐसे किसी बड़े राजनीतिक परिवार का कोई बच्चा, भले ही वो टीनेजर हो या स्कूल में जा रहा हो, उस समय से ही उसके मन में ये विचार आ जाना स्वाभाविक होगा कि उसे भी आगे चल के समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, राजनीति में आना है और कोई पद पाना है, तभी वो अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। राजनीति से दूर रहकर व्यवसाय करने का इरादा बनाने वाले पर्यावरण इंजीनियर अखिलेश का सियासी सफर किसी परी कथा की तरह है। बढ़ती उम्र और राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती व्यस्तता के बीच पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश के नेतृत्व की जिम्मेदारी युवा पुत्र अखिलेश के कंधे पर डाली। युवा अखिलेश सिडनी से पढ़ाई पूरी करके जब घर आए तो राजनीति उनका इंतजार कर रही थी। 27 साल की उम्र में अखिलेश यादव ने राजनीति में कदम रखा। सन 2000 में कन्नौज लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए।
ये सीट मुलायम सिंह यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जब मुलायम 1999 में लोकसभा चुनाव में मैनपुरी और कन्नौज 2 सीटों से चुने गए। मुलायम को लगा ये सही वक्त है और अखिलेश को समाजवादी पार्टी के रास्ते संसद में पहुंचाने का फैसला किया। पिता के आशीर्वाद पर जनता ने मुहर लगा दी और अखिलेश समाजवादी साइकिल के सहारे पहली बार संसद की दहलीज पर पहुंच गए। अखिलेश के लिए राजनीति का यह कदम एक नया एहसास था। फॉरेन से रह के आए, लगातार अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और सीधे आके उनके हाथ में एक उपाधि दे दी गई कि आप ये बन जाओ, तो वो थोड़ा सा गलत है। इसलिए कैरियर बनाइए, लेकिन डोंट बी सो सेल्फ सेंट्रिक नहीं होना है। पिता और बेटे दोनों संसद में थे। फिर यूपी में सियासी हलचल तेज हुई। लगभग 10 साल प्रदेश की सत्ता से बाहर रहने के बाद 2003 में मुलायम सिंह यादव तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वहीं अगले लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश फिर तैयार थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने फिर कन्नौज को चुना और बीएसपी नेता अकबर अहमद टम्पी को हराकर संसद पहुंचे। इसके बाद अखिलेश 2009 में कन्नौज और फिरोजाबाद दोनों सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़े और दोनों जगहों से जीत हासिल की। उन्होंने फिरोजाबाद की सीट छोड़कर कन्नौज की सीट अपने पास रखी। कन्नौज में उन्होंने इसी तरह से अपनी सीट पे जीत के और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को वहाँ से उपचुनाव जीतने का मौका दिया और इस तरह से उन्हीं के परिवार के लोगों की संख्या उस पार्टी में शीर्ष पदों पर और सरकार में आने पे पार्टी के अंदर के और सरकार के पदों पे उनकी संख्या बढ़ती चली गई। सांसद के रूप में अखिलेश यादव ने राजनीति के दांवपेच बेहतर तरीके से सीखे। वो संसद की कई समितियों के सदस्य रहे। देश की राजनीति का हिस्सा रहे अखिलेश अब सूबे के सूबेदार होने वाले थे। पिता की पहलवानी और मेहरबानी से अखिलेश कैसे बने सीएम, दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। एक तरफ एसपी की शानदार जीत थी, तो वहीं पार्टी के अंदर ही ये तय नहीं हो पा रहा था कि सीएम की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। अखिलेश की कामयाबी से मुलायम खुश दिखे। अपने वंश को बढ़ाने के साथ साथ मुलायम का एक और भी सपना था, दिल्ली की गद्दी। मुलायम को लगने लगा था कि अखिलेश प्रदेश संभाले और वो देश पर ध्यान दे। अब तक अखिलेश की पहचान सांसद के रूप में ही थी। समाजवादी पार्टी में उनकी हैसियत महज युवा इकाई के अध्यक्ष के तौर पर थी। 2009 में तस्वीर बदली और मुलायम ने अखिलेश को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। जिस पैसे से उत्तर प्रदेश की भलाई हो सकती थी, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जा सकता था, उस सारे पत्थर को इस सरकार ने मूर्तियों पर, पत्थरों के हाथी पर लगा दिए। इसलिए दुखी है जनता। जनता बदलाव चाहती है और हम लोग भरोसा दिला रहे हैं जनता को कि जनता जब सरकार बनाएगी समाजवादियों की तो विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता वापस मिलेगा नौजवानों को और हमारी छात्राओं को, बहनों को। 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही अखिलेश कभी क्रांति रथ यात्रा तो कभी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से युवकों और समर्थकों की यात्राएं निकालकर पूरे प्रदेश में घूमे। अखिलेश ने विधानसभा चुनावों के लिए कड़ी मेहनत की। 6 महीने में अखिलेश ने तकरीबन हजारों किलोमीटर की यात्रा की और करीब 800 रैलियों में हिस्सा लिया। जहाँ तक क्रांति रथ का सवाल है, इतना शानदार जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है और आने वाले समय में 2012 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। चुनाव जैसे ही होगा, इस बहुजन समाज पार्टी को हटाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता। जहां एक तरफ अखिलेश अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से यात्रा करते और बांटते दिखे, तो दूसरी ओर अपनी जिस साइकिल से शिकोहाबाद से सैफई का सफर तय किया, वो किसान और गरीबों की साइकिल से बिल्कुल अलग, खास किस्म की थी।
शिकोहाबाद के रामलीला मैदान में जब 6000 से ज्यादा युवाओं को मुख्यमंत्री ने मैराथन के लिए रवाना किया, तब उन्होंने साइकिल को गरीब और किसानों का साथी बताया था। लेकिन जिस साइकिल पर सिरसागंज से मुख्यमंत्री ने सवारी की, वो आम आदमी और समाजवाद की धारणा से काफी दूर थी। दरअसल नीले रंग की चमचमाती जिस साइकिल पर अखिलेश यादव सवार थे, वो दुनिया की नामी कंपनी मर्सिडीज की थी। 6 गियर वाली ये साइकिल हर गियर पर तेज रफ्तार पकड़ती है। शायद इसीलिए अखिलेश ने अपनी सियासी रफ्तार के लिए इसे चुना। और तमाम साथी जानते होंगे, साल 2 साल में उन्होंने दुनिया की क्रांति देखी होगी। दुनिया में बहुत जगह क्रांतियां हुई हैं, लोग सड़कों में निकल करके आए, लोगों ने तमाम सरकारों के खिलाफ अपने आप को खड़ा कर दिया। याद रहे इस सरकार को भी कि जिस समय मौका मिलेगा 2012 में, जिस तरह दुनिया में और तानाशाहों की मूर्तियां गिराई गई, उत्तर प्रदेश की जनता इस बहुजन समाज पार्टी की मूर्ति को भी उठा पीटेगा। सिर पर पार्टी की लाल टोपी, सफेद कुर्ते पायजामे पर काले रंग की सदरी में संयत, विनम्र लेकिन दृढ़ संकल्प भाषणों के जरिए युवा अखिलेश ने देखते ही देखते खुद को प्रदेश की राजनीति का सबसे जाना पहचाना चेहरा बना लिया। चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने इस तरह के संकेत दिए थे कि अब वो युवा वर्ग को सत्ता सौंपना चाहते हैं। प्रचार की कमान भी अखिलेश ने अपने हाथों में रखी थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति के युवा चेहरे के तौर पर उभरे अखिलेश यादव की मेहनत रंग लाई और सियासत के इस माहिर खिलाड़ी ने चुनावी बिसात में अपनी सदी चालों से हाथी को मात देकर आखिरकार बाजी अपने नाम कर। 6 मार्च 2012 को विधानसभा चुनावों के लिए मतों की गिनती शुरू होने के बाद से चढ़ते दिन के साथ पार्टी की स्थिति निरंतर मजबूत होती गई। रुझानों पर से अखिलेश की नजर बराबर टिकी रही। मैं इस मौके पर, क्योंकि अभी बहुत परिणाम आना बाकी है, अभी रुझान भी चल रहे हैं टीवी पे, लेकिन परिणाम कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए हैं। शाम ढलने तक स्थिति साफ हो गई। 403 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी को 224 सीटों पर जीत हासिल हुई। एसपी की लहर से विरोधी पस्त दिखे। हाथी चलते चलते मानो थक सा गया हो। कमल जनता के बीच से कहीं गुम हो चुका था। समाजवाद के शहजादे अब कांग्रेस के शहजादे को अपनी पार्टी की फतह पर हाथ फहराते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को धन्यवाद कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आज परिणाम आए हैं। एसपी की कामयाबी से मुलायम खुश थे, मगर मुलायम के आगे एक नई मुश्किल सामने आ गई। सूबे का सीएम कौन होगा? पार्टी के लिए यह तय करना बेहद मुश्किल हो गया। एक तरफ एसपी की शानदार जीत थी, तो वहीं पार्टी के अंदर ही ये तय नहीं हो पा रहा था कि सीएम की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा। मुलायम प्रदेश की कमान नौजवान अखिलेश को सौंपना चाहते थे। सीएम का सपना पार्टी के अंदर उनके अपने भी संजोए हुए थे। ऐसी नौबत में रूठने मनाने का खेल भी शुरू हुआ। एक धारा चाहते थे कि मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, दूसरा धारा जो यंग पीढ़ी की जो धारा है वो चाहते थे कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं इस चीज़ को अखिलेश जी आगे बढ़ाए और यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए। आखिरकार मुलायम सिंह यादव की मानी गई। जो रूठे उन्हें मलाईदार पदों का तोहफा देकर मना लिया गया और प्रदेश में मुख्यमंत्री की गद्दी पर सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर बैठा उनका अपना बेटा अखिलेश। अखिलेश यादव यूपी के युवा सीएम जरूर बन गए, लेकिन आगे आने वाले समय में अखिलेश की चुनौतियां खत्म होने के बजाय शुरू होने वाली थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने कामकाज में जुटे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के लोगों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। वहीं प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की आहट ने अखिलेश यादव की साख पर बट्टा लगाना शुरू कर दिया। चीजों को सियासत के चश्मे से नहीं देखने के आदी रहे इस युवा नेता को राजनीति ने वो सिखाया जिसे मुलायम ने समाजवाद का माय फैक्टर बताया था। मुस्लिम यादव को एकजुट किया था। प्रदेश भी युवा मुख्यमंत्री को पाकर उत्साहित था।
तो अखिलेश के सामने भी खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती। अखिलेश को पार्टी की छवि और सरकार दोनों पर ध्यान देने की जरूरत थी, पर अखिलेश इसमें कितने कामयाब हुए? ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंच पर सपाइयों का जो तांडव देखने को मिला था, उससे जनता समझ नहीं पाई कि सत्ता किसे दी है। खुद अखिलेश और मुलायम भी पार्टी की पुरानी छवि को साफ करना चाहते थे, लिहाजा अखिलेश सरकार महत्वाकांक्षी योजना के तहत कामकाज में जुटी। सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी का ये प्रयास रहा है कि मंडी की व्यवस्था बेहतर हो, जिससे कि हम लोग किसानों की मदद कर सकें और किसान को सही मूल्य दिला सकें। प्रदेश में बच्चों को लैपटॉप बांटने का सिलसिला शुरू हुआ। किसानों के कर्ज माफी पर काम किया गया। मुफ्त सिंचाई की सुविधा और बेरोजगारी भत्ता देने का काम जोर शोर से शुरू किया गया। वहीं कन्याधन की राशि पहले से बढ़ाकर देने और गर्भवती महिलाओं के लिए डायल 102 एम्बुलेंस की शुरुआत की गई और इसकी वजह थी जनता के बीच समाजवादी सरकार के कामकाजी रवैये को दिखाना। शुरुआत बहुत अच्छी हुई भी थी, बहुत जिस तरह से लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट हुए, जिस तरह से कई काम शुरू हुए, बहुत अच्छी, लेकिन कुल मिला के शायद कहीं पर वो भी हथियार डाल दिए उन्होंने भी, और वो भी इसी रेल में आगे बढ़ गए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने कामकाज में जुटे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के लोगों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। वहीं प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की आहट ने अखिलेश यादव की साख पर पट्टा लगाना शुरू कर दिया। आम आदमी ने जिस कश्मकश के साथ समाजवादी पार्टी को वोट किया था, वो यकीन में बदलता दिखाई पड़ने लगा, जिसके बारे में विपक्षियों ने पहले ही शक जाहिर किया था। बड़े पैमाने पर दंगों की आग में प्रदेश की जनता झुलस रही है और साथ ही साथ कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। गुंडे, माफिया, अपराधी और अराजक तत्व कानून की धज्जियां दिन दहाड़े उड़ा रहे हैं। अखिलेश अभी इन सवालों के जवाब की खोज कर ही रहे थे कि उनके एक फैसले ने उन्हें और मुसीबत में डाल दिया, और वो फैसला था नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन। वहीं हेमराज के शहीद होने पर अनदेखी उन पर भारी पड़ी। परेशानियां जब आती हैं तो चारों ओर से आती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अखिलेश यादव के साथ। दुर्गा नागपाल का निलंबन अखिलेश सरकार के लिए नया सिरदर्द बन गया। वहीं पाकिस्तान की सरहद पर सिर गंवाने वाले खैरार के शेर शहीद हेमराज के अंतिम संस्कार में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा। यही नहीं, डीएसपी हत्याकांड में राजा भैया को लेकर भी अखिलेश सरकार की जमकर किरकिरी हुई। जिस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करना चाहती थी और अखिलेश सरकार काम करना चाहती थी, शायद उस दिशा में काम नहीं कर पाई। ये जो खींचातानी जो लगातार चलता आया है। रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, कुछ ऐसा ही सैफई महोत्सव में दिखाई पड़ा। अखिलेश सरकार की फिर फजीहत हुई। उत्तर प्रदेश की लगभग 2 साल पुरानी समाजवादी पार्टी सरकार समाजवाद के नए रूप को सामने लाती दिखी, जिसमें एक और मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में ठिठुरते लोग हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पैतृक स्थान सैफई में आयोजित महोत्सव में ठुमके लगाते बॉलीवुड के सितारे। ये महोत्सव हुआ, उस पे जनता की भी आपत्ति थी और मैं भी समझती हूँ वो बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब मुजफ्फरनगर में इस आज़ाद भारत का एक सबसे खराब दंगे का परिदृश्य बना। नरम रुख के माने जाने वाले मुख्यमंत्री से दंगा पीड़ितों के संबंध में सवाल किया गया तो पत्रकार को पीछे जाकर खड़े रहने के लिए कह दिया। सैफई महोत्सव पर सरकारी कोष से 300 करोड़ रुपए खर्च होने की खबरें आई तो मुख्यमंत्री बिफर उठे और मीडिया को 300 करोड़ रुपए खर्च होने की बात साबित करने या फिर माफी मांगने का फरमान सुना दिया। सफाई महोत्सव में जिस तरह का दृश्य देखा गया है और जिस अंधाधुंध पैसा का खर्च हुआ, विदेश में जिस हिसाब से जब लोग मर रहे थे दंगे के चलते और भुखमरी में, और उस दौरान जिस हिसाब से स्टडी टूर के हिसाब से करोड़ों रुपए खर्चा हुआ सरकारी खजाने से, और जिस हिसाब से वहाँ जाके लोगों मंत्रियों ने शॉपिंग किया है लंदन और पेरिस, और ये सब चीज़ें मीडिया के सामने आ गई, तो शायद ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब कि घातक चोट पहुँचाया अखिलेश
सरकार के ऊपर। मुख्यमंत्री तो यहां तक कह गए कि मीडिया को समारोह के पास नहीं दिए तो हमारे विरोध में खबरें चलवा दी। समारोह में मात्र 7-8 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री को यह तो बताना चाहिए था कि कैसे इतने रुपयों में बॉलीवुड के बड़े सितारों का भुगतान हो गया, कैसे इतने रुपयों में सितारों को चार्टर्ड विमानों से सैफई लाने का भुगतान हो गया, और कैसे सप्ताह भर में ज्यादा चले इस भव्य समारोह का सारा खर्च मात्र 7-8 करोड़ आए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही है कि जिस युवा मुख्यमंत्री से जनता ने ढेरों उम्मीदें लगाई थी और जिसने लैपटॉप और बेरोजगारी भत्ता वितरण कर अपने बड़े चुनावी वायदे को पूरा करने की ओर कदम भी बढ़ाया था, वो प्रशासनिक मोर्चे पर पिछड़ता चला जा रहा है। कई अफसरों पर लिए गए फैसले उन पर भारी पड़े। वहीं एमएलए फंड को लेकर भी जो फैसला लिया उसे फौरन वापस ले लिया गया। एक ऐसा माहौल बन गया है कि शायद मुख्यमंत्री की अपनी ही सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लोगों पर और कई सरकार के अंगों पर उनकी पकड़ नहीं है। वास्तव में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अखिलेश सरकार असफल रही है। दंगे फसाद को रोकने में पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है। इस चुनौती से मुख्यमंत्री को खुद ही निपटना है। हालांकि बीते साल मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सलाह दी थी कि वो लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर फौरन कार्रवाई करें। यही नहीं, गाज यूपी के मंत्रियों पर भी गिराई गई। ये जिम्मेदारी हमारी आप सबकी है, इसलिए अपने पर विभाग को तेजी से चलाइए और चापलूसी में मत फंसिए। हमें धोखा दोगे और मंत्री बने रहोगे, एमएलए का टिकट ले लोगे। विरोधियों से घिरने के साथ साथ अब पिता की नसीहत पर अखिलेश को गौर करना था। वक्त बीता, हालात बदले। ये अलग बात है कि उस वक्त अखिलेश को जवाब देना मुश्किल हो गया। ये सही बात है। हम ये कि कब नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं, कब पिताजी होती है, ये समझ नहीं पाता मैं। समाजवादी सरकार की कथनी और करनी में क्या फर्क है, ये जनता जानती है। गन्ना किसान जानते हैं, टीटी परीक्षार्थी जानते हैं, दंगा पीड़ित जानते हैं। जनता अगर सियासत का शहजादा बना सकती है तो सियासत से सफाई भी कर सकती है, क्योंकि वंश को चलाने का असली रिमोट जनता के हाथ में ही है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा थप्पड़ मारा है समाजवादी पार्टी सरकार के ऊपर, ये कहते हुए कि आपकी जिम्मेदारी थी और आप नहीं कर पाए और आप विफल रहे, नाकामयाब रहे दंगा को रोकने में। तो शायद राजनीतिक दृष्टिकोण से भी 2014 की लड़ाई में कम से कम सांप्रदायिक चीज़ों को लेकर और दंगा को लेकर शायद समाजवादी पार्टी के लिए राजनीति करना अब बहुत मुश्किल होगा। विरासत में मिली सियासत पर अखिलेश का सफर चुनौतियों से भरा है। इस सफर में अगली चुनौती है लोकसभा चुनाव की। मुलायम निर्देश दे चुके हैं। यूपी की समाजवादी सरकार के कंधों पर लोकसभा में समाजवादियों को ज्यादा तादाद में पहुंचाने की जिम्मेदारी है और अखिलेश इसकी अगुवाई कर रहे हैं। अखिलेश सही चले तो नेताजी के पीएम बनने का सपना हकीकत में तब्दील हो सकता है। नेताजी के बेटे कमर कसकर अपने पिता को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवाने पर ध्यान दे रहे हैं। सरकार चलाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। दोहरी जिम्मेदारी के साथ साथ दंगों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। ऐसे में अखिलेश यादव को कितनी कामयाबी मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। अगले शुक्रवार हम मिलेंगे एक और नए शहजादे से। तब तक आप भी सोचिए कि वंशवाद की सियासत देश को किधर ले जा रही है।